हाथ लगातार बने हुए हैं। आलोक मेहता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सबसे पहले अगर मैं मुंबई का रुख करूं, मनीष, आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो स्थिति है उसमें ये पूरी संभावना लग रही है कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन शिवसेना ने जो शर्त रख दी है 1995 की तर्ज पर जो कि उस तरह का कोई प्रस्ताव आए तभी हम विचार करेंगे, तो इस पर लगता है कि क्या कोई फैसला हो पाएगा? देखिए, आज तो जो सबसे अहम चीज होने वाली है, अहम घटना जो आज की मानी जाए मुंबई में, वो ये है कि हर राजनीतिक दल अपने विधायकों से राय शुमारी कर रहा है, क्योंकि स्थिति किसी भी दल के पास ऐसी नहीं है कि वो अपने बूते सरकार बना ले। शिवसेना 12:30 बजे अपने विधायक दल के साथ शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे बातचीत करेंगे, तमाम आला नेता मौजूद होंगे। 2 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक जो कि महाराष्ट्र के विधान भवन में होनी है, जिसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर और ऐसे तमाम विधायक दल के नेता, विधायक चुने हुए, वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा बात करें तो एनसीपी की भी बैठक की बात की जा रही है। इसमें संभावनाएं तलाशने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है, केवल कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी ना तो चेहरा है जो कि उनसे जाके बात करे या कांग्रेस को कोई अपनाना चाहता है। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि मोदी ने जो किया है और मोदी का जो नारा है, गंगा सफाई अभियान से पहले कांग्रेस सफाई का अभियान चल रहा है, उसी के तहत कांग्रेस में मायूसी है, लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। इसके बाद जो सबसे अहम चीज जो होगी, जिसपे सबकी नजरें टिकी है, वो है बीजेपी की विधायक दल की बैठक में। आखिर वहां पर जो रणनीति तय होनी है, रणनीति के बाद रायशुमारी ली जाएगी कि बीजेपी के चुने हुए विधायक क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि शिवसेना के साथ ही गठबंधन किया जाए, या फिर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि एनसीपी का एक धड़ा है जो हो सकता है तानिया, मैं कहना चाहूंगा, जो हो सकता है कि वो एनसीपी से टूटकर बीजेपी में शामिल हो। लेकिन इसकी संख्या क्या होगी, लोग कौन होंगे, इस पर अभी विचार किया जा रहा है और सतही तौर पर बातचीत भी हो रही है। बिल्कुल, बातचीत शुरू हो गई है और इस वक्त बीजेपी नेता आरती मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी, आप सबसे पहले आपकी पार्टी की जो जीत हुई है हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में किसके साथ मिलकर आप सरकार बनाने वाले हैं, एनसीपी के साथ या फिर शिवसेना के साथ? अभी तक क्या कुछ मंथन हो रहा है? देखिए, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पर्यवेक्षक आज मुंबई के लिए आदरणीय राजनाथ जी और जगत प्रकाश नड्डा जी चले गए हैं। वहां के लोकल लीडरशिप के साथ बैठ के ये मंथन पूरा होगा और लीडरशिप के साथ साथ जिन लोगों ने वहां पे चुनाव लड़ाया, ओम माथुर जी हैं, राजीव प्रताप रूड़ी हैं, तो वो सारे समीकरणों को तलाश करेंगे। एक बात तो सच है कि इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी समग्र राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में उभरी है। मोदी जी का जादू पूरी तरह से चला है और अमित शाह जी की जो रणनीति थी और नीचे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की और कार्य किया, उसका ये रिजल्ट है। नहीं, अगर पूरी तरह से जादू चलता तो फिर तो आपको बहुमत मिल जाता, थोड़ी सी कसर रह गई। लेकिन आज जो कसर रह गई उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये बताइए। देखिए, समझौता जो है, हमारी कोशिश जो रहेगी, उसमें सबसे प्रमुख बात तो यह है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और हमारा पहली कोशिश तो रहेगी कि शिवसेना से रहे। अगर आपने देखा कि पूरे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने बाल ठाकरे जी को नमन किया, अपने केंद्रीय स्तर पे जिस तरह से हमारे मंत्री गीते जी हैं शिवसेना के, उनका पूरा सम्मान रखते हुए एक शब्द भी पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मर्यादा को रखा। नहीं, आरती जी, इस बात को तो मानते हैं कि ये इस बात को तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ नहीं कहा शिवसेना के खिलाफ, लेकिन गठबंधन तो टूटा, रिश्ते में दरार तो पड़ी। जनता तो कहेगी कि ये फिर हमारे साथ धोखा क्यों किया, ड्रामा क्यों किया, ये दिखाने का कि अलग अलग हो गए हैं। ये किस तरह का ड्रामा था इलेक्शन से ठीक पहले, जब बाद में फिर से आपको गठबंधन करना था। तो और सामने से आप देखिए कि सामना में क्या कुछ लिखा जा रहा है, आज क्या कुछ लिखा जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग तैयार है गठबंधन करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि अगर ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का कुछ समय पहले टूट गया होता तो मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त होकर बताना चाहती हूं
कि जनता का जो मूड था, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतती। अभी ये क्या हुआ कि हम युक्ति में विश्वास करते थे, हमारी 25 साल पुरानी युक्ति थी, हम उस युक्ति के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें जिनमें अगर पहले युक्ति टूटी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरह पूर्ण बहुमत बना के आती। बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाई थी। लेकिन आज भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको कहा, राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक समग्र रूप से चलती है, सबको लेके चलने की बात करती है। तो आज मैं ये जो पूरा का पूरा विश्लेषण है, ये माननीय राजनाथ जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और लोग, ठीक है, वो मुंबई जा रहे हैं, वहां पर विधायकों के साथ बैठक होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। आरती जी आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन कुछ संकेत आरती जी ने जरूर दिए हैं कि शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर इस वक्त पार्टी सीरियस है और उस दिशा में इस वक्त चल रही है। एनके सिंह साहब, क्या इस वक्त मजबूरी यही है क्योंकि आपके पास बहुमत का आंकड़ा तो आया नहीं, आपको किसी के साथ तो गठबंधन करना है, चाहे आप कोएलिशन गवर्नमेंट में बिलीव करते हो या ना करते हो। एक तरफ एनसीपी है जिसको आप भ्रष्ट कह रहे थे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, उससे आप गठबंधन करेंगे तो जनता वैसे ही आप पर सवाल खड़े करेगी, लोग आप पर वैसे ही सवाल करेंगे। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिससे अभी अभी आपने गठबंधन तोड़ा है, क्या ये एक सेफर ऑप्शन है शिवसेना के साथ गठबंधन करना? एक तो जो आरती जी ने कहा है वो संकेत नहीं है, वो सिंपल लॉजिक है जो हम सब भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकती हैं। दूसरा ये है कि जहां तक इसका सवाल है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, मुझे लगता है राजनीति अनैतिक संभावनाओं का खेल होता है। आपने जो सवाल पूछा कि अभी अभी करीब 100 घंटे पहले पानी पी पी के एक दूसरे को गाली देने के बाद अगर समझौते होते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? आप एनसीपी को या शिवसेना को भी आप हफ्ता वसूली करने वालों की पार्टी अगर बताते हैं, उसके बाद समझौता करते हैं, तो कई जनता ये पूछेगी कि भाई वोट तो लिया था तो तुमने ये कहा था, समझौता कर रहे हो तो हमसे पूछ भी नहीं रहे हो। बिल्कुल। तो ये कहीं पैराडॉक्सिकल है, डेमोक्रेसी की ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात साफ है कि टेक्निकली अगर आप देखें तो एनसीपी के उस पे बैसाखी पे अगर ये गवर्नमेंट रहती है, मान लीजिए बाहर से ही सपोर्ट है, तो हर तीसरे दिन ये आरोप लगेगा कि देखिए एनसीपी वाले को बचा रहे हैं। बिल्कुल। और शायद पर्पस भी यही है। लिहाजा शिवसेना के साथ जाना ये बीजेपी के लिए एक ऑब्वियस लॉजिक है, एक ऑब्वियस लॉजिक है, एक सेफर ऑप्शन है। इसी पर आलोक जी से उनका रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के सीएम मोहन लाल खट्टर होंगे, ये इस वक्त लगभग साफ लग रहा है। हालांकि इस रेस में कई और चेहरे आगे चल रहे थे। कृष्णपाल गुर्जर की कड़ी टक्कर थी मोहन लाल खट्टर को, इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु और रामविलास शर्मा भी रेस में थे। लेकिन इस वक्त साफ लग रहा है कि मोहन लाल खट्टर हरियाणा के सीएम होंगे। संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या माना जाए, क्या मोदी से नजदीकी एक वजह हो सकती है? जी हाँ तानिया, मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के पुराने संघ के प्रचारक रहे हैं। नरेंद्र मोदी और इन दोनों ने साथ साथ काम किया, दोनों ने एक साथ प्रचारक के बतौर काफी लंबे समय तक काम किया। उसके बाद ही मनोहर लाल खट्टर मोदी से लगातार जुड़े रहे थे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली आए, जब उनको बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो उसके बाद से मनोहर लाल खट्टर लगातार मोदी और अमित शाह के दफ्तर में बैठकर के काम संभालते रहे थे। मोदी के करीबी होना सबसे बड़ी वजह है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद के लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी ने चुना है। इस पद के लिए कई दावेदार थे, लेकिन अंततः मोहर मोदी की पसंद से लगाई गई है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा तानिया कि मनोहर लाल खट्टर उनमें से हैं जो संघी हैं, ईमानदार छवि के नेता हैं और सभी जात पात बिरादरी से बाहर है। हालांकि पंजाबी समुदाय से आते हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा है तानिया, और मोदी की पसंद सबसे बड़ी वजह बनी है तानिया। बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम होंगे, ऐसी पुख्ता खबरें इस वक्त बीजेपी के सूत्रों से मिल रही हैं। आलोक जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या ये एक ऑब्वियस डिसीजन आपको लगता है होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया और उसके बाद संघ की छाया हमेशा रही है। आप देखिए कि महाराष्ट्र या हरियाणा के चुनाव में भी संघ के कार्यकर्ता लगातार जिस तरह से सक्रिय रहे, और यदि राजनीतिक दृष्टि से भी कहें, भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय को भी यदि मध्य प्रदेश से भेजा गया तो वो भी संघ के बहुत ही माने हुए स्वयंसेवक माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कब पूरी तरह से वो ठीक है कि वो पहले से भारतीय जनता पार्टी में भेज दिए गए थे संघ से। संघ से जितने प्रचारक हैं, जो खुद नरेंद्र मोदी भी संघ से ही आए हैं, और इसलिए ऐसे लोग जिनकी छवि ऐसी हो, जिन पर कोई दाग न हो, ये ठीक है कि इनके पास भी उस तरह का प्रशासनिक अनुभव का कुछ हद तक कमी होगी, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन जब दिल्ली से कमान चलती है तो कोई दूर नहीं है ना दिल्ली से। मैंने आधे तो पहले मैंने इवन हुड्डा के लिए कहा जाता था कि वो दिल्ली से ही चलाते हैं, उनका बंगला भी दिल्ली में एक था जी। तो मुझे लगता है कि खट्टर और बने हरियाणा की कमान भी दिल्ली के हाथ में भी होगी और खट्टर जी उसको वहां सिंहासन पर बैठ करके, जैसे पादुका राम जी की रखी जाती थी संघ की परंपरा में, तो उस तरह से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में होंगे और खट्टर जी उसको वहां चलाएंगे। बिल्कुल। एनके सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में कमाल किया है बीजेपी ने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि सीएम कौन होगा, कौन नेतृत्व करेगा वहां पर सरकार का। मनोहर लाल खट्टर एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही कि उनका चयन हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल यही वजह ही है। मोदी की चॉइस में कहीं अगर ये लगे कि ये व्यक्ति उनका नजदीकी है लेकिन इसका कंडक्ट सस्पेक्ट है या इस पे ये चार्जेस हैं, तो नेचुरली वो इमेज रिफ्लेक्ट करेगी नरेंद्र मोदी पे। तो इसलिए जो आदमी इस समय सेलेक्ट होंगे, वो सेलेक्ट होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्ट नहीं होते हैं, आजकल सेलेक्ट ही होते हैं, वो ऑब्वियसली मोदी जी के चॉइस का होगा। और चॉइस का अगर होगा ताकि उनकी इमेज पे कोई आंच ना आए, यही स्थिति मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी होगी। जो अभी कहा आलोक जी ने कि चरण पादुका, सच बात यह है कि इस समय पूरे इस सेटअप में अगर आप देखें तो चरण पादुका की ही वो है, चरण पादुका ही सिंबल के रूप में लिया जा रहा है। और मोदी का इम्प्रिंट आप पूरे पार्टी में देख सकती हैं, हर क्षण और हर जगह पे आपको लगेगा कि नहीं, कोई कमांड सिस्टम एक है और इसमें कहीं भी डेमोक्रेटिक डिस्कोर्सेज जो होते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रवाह में चल रहा है। अभी आपने आरती जी को सुना, जिस तरह उन्होंने मोदी जी की लगभग वंदना ही कर दी थी। तो ये पूरे पार्टी के स्ट्रक्चर में ये है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक लीडर है जो कि पार्टी को वैतरणी पार करा रहा है। तो नेचुरली अगर आप उसकी वंदना नहीं करेंगे तो किसी और की थोड़ी करेंगे। चलिए, हरियाणा का सीएम कौन होगा ये तो अब लगभग साफ नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, इस पर हमारी बड़ी बहस लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हरियाणा के सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर का नाम इस वक्त तय माना जा रहा है। बीजेपी सूत्रों से खबर मिल रही है कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोहर लग चुकी है। करनाल से विधायक बने हैं मनोहर लाल खट्टर। इस वक्त हमारे संवाददाता संजय शर्मा में लगातार जानकारी दे रहे हैं। संजय, क्या आखिरी फैसला हो चुका है इस नाम पर, अब ये मान लिया जाए? जी हाँ तानिया, करीब देर रात तक कल बैठक चली थी अमित शाह के रूम में भाजपा मुख्यालय में। पहले प्रधानमंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट्री वोट खत्म होने के बाद लगभग आधे घंटे तक दोनों ने चर्चा करी। उसके बाद में देर रात को रामलाल जो भाजपा के संगठन महामंत्री, वो जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय जो चुनाव प्रभारी हैं, डॉक्टर अनिल जैन जो सह प्रभारी थे, इन सबके साथ अमित शाह ने काफी लंबा विचार विमर्श किया और अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद पुराने तपे तपाए चावल को माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको नाम पर मंजूरी दी गई। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनकी सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। मनोहर लाल दिल्ली पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर वो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे, ये हमको सूचनाएं मिल रही है तानिया। बिल्कुल, आरती जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आरती जी, रेस में तो कई नाम आगे चल रहे थे, उसमें कई जाने पहचाने नाम भी थे, कुछ ऐसे नाम भी थे जिनको बहुत ज्यादा जनता इतना नहीं जानती होगी। कैसे ये आखिरी फैसला लिया गया और क्या माना जाए, इसका औपचारिक ऐलान भी जल्द आपकी पार्टी कर देगी? अब देखिए, बात जनता की तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा संगठन में तपे तपाए व्यक्ति जो काबिल हैं, ईमानदार हैं, जिनकी सालों से संगठन चलाने की जो शक्ति है वो एक जबरदस्त रही और ईमानदारी उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर, लेकिन ये तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा संगठन में तपे तपाए व्यक्ति जो काबिल हैं, ईमानदार हैं, जिनकी सालों से संगठन चलाने की जो शक्ति है वो एक जबरदस्त रही और ईमानदारी उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी का विधायक दल, क्योंकि घोषणा करनी होती तो पहले घोषित करके चुनाव लड़ते, ऐसा नहीं है। विधायक दल पूरा जिनकी आस्था हो, यही बात मैं कह रही हूं कि महाराष्ट्र में भी हमारा जो विधायक दल है वहां के चुनाव लड़ाने वाले हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व, खास तौर पे जिन्हें यहां से भेजा गया है, वो मिलके एक निर्णय करेंगे। तो जहां पे कंसेंशियस डिसीजन आएगा, सब लोगों की मांग आएगी। अरे आरती जी, अभी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है हरियाणा में। अरे विधायक दल की तो बैठक ही नहीं हुई है हरियाणा में। देखिए, विधायक दल की बैठक अब जो है औपचारिक और अनौपचारिक दो रूप से है। कौन सी अनौपचारिक कौन सी बैठक होती है? भारतीय प्रजा तंत्र में अनौपचारिक बैठक आज तक हमने नहीं सुना है। देखिए,
और रात को यहाँ दिल्ली में कौन था? सब चुनाव लड़के वहीं पर थे। औपचारिक बैठक मिस्टर सिंह की, देखिए मिस्टर सिंह, एनके सिंह जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं कि जिसमें सारे विधायक बैठ के एक निर्णय को पूरी कंसेंशियस डिसीजन से स्वीकार करते हैं। क्षेत्रों में विधायक कहाँ मीटिंग हुई है? आम में राय में। खैर, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। हाँ, इस समय होने जा रही है महाराष्ट्र में। कर दिया उनको, ये कह दीजिए कि नॉमिनेट कर दिया। चलिए सिंह साहब, आपसे भी अगर यही सवाल पूछूं कि अभी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, कई और भी नाम इस वक्त चर्चा में आगे चल रहे थे, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर का नाम था, कैप्टन अभिमन्यु का नाम था, रामविलास शर्मा जी का नाम था। फिर विधायक दल की बैठक नहीं हुई, तब भी ये डिसीजन हो गया है कि सीएम कौन होगा? नहीं, एक बात बहुत आप साफ समझ ले कि इस समय नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों को ऊपर लाएंगे वो नेचुरली उनका कंडक्ट और उनका जो पास्ट है वो मतलब उसमें कोई अनब्लेमिस्ड होगा, उनमें कोई कलंक होगा ऐसा, क्योंकि वो सीधे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इस समय जो भी हो रहा है बीजेपी में वो रिफ्लेक्ट करेगा मोदी जी की पर्सनालिटी पे, उनकी चॉइस पे। तो नेचुरली एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। हम जानते हैं, आरती जी सही कह रही है, उनके पास अनुभव नहीं है, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन और जनता में भी बहुत पॉपुलर नहीं, वो संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद लाया जा रहा है। ये टेक्निकली गलत हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में हरियाणा में कोई इस तरह का लीडर नहीं जिसको कि हम मास लीडर कहें, और शायद ये बीजेपी की कमी है कि इस समय मास लीडर पैदा नहीं हो पा रहे कैडर से। लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये जरूरत मोदी जी को महसूस हो, क्योंकि ये हैंडपिक जब लोग ले रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या प्रशासन वो उसी क्षमता से दे पाएगा जिस क्षमता से वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। ये दिक्कत आ सकती है, और यहां भी आपके महाराष्ट्र में भी ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नेचुरल लीडरशिप आप ग्रो नहीं अभी तक करा पा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि मनोहर खट्टर जी का इमेज बहुत अच्छा है, और इमेज अच्छा है, यही एक क्राइटेरिया इस समय मोदी जी की चॉइस का दारोमदार रखता है। बिल्कुल आलोक जी, इस बार कमाल किया है हरियाणा में, पहली बार इस तरह के नतीजे। तान्या जी एक बार, आरती जी मैं आपके पास 1 मिनट में लौटूंगी। आलोक जी ये बताइए कि अगर हम मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, क्या जो बात एनके सिंह साहब कर रहे हैं मास लीडर बनने की, क्या वो क्षमता रखते हैं कि वो मास लीडर बन पाएंगे, एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे हरियाणा में? देखिए, एक तो वो संघ के नेता हैं। अब असली बात ये होगी कि थोड़ा सा जिनको पूरा कैबिनेट जब बनाएंगे उनके साथ पूरा सहयोग लेना। मास लीडर जैसे पहले जो चौटाला और हुड्डा जिस तरह से लोगों को अपना पूरा कंट्रोल करते थे, वो संघ के स्वयंसेवक के नाते अच्छा भाषण हो सकता है दे दें, वो अपनी एक शुद्धता की बातें कहे, लेकिन जिस तरह का हरियाणा में चैलेंज होगा उसमें कोई शक ही नहीं है कि उनको जरूरत होगी दूसरे लोगों की मदद की। जी मनीष आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आरती जी कुछ कहना चाहिए। जी बोलिए आरती जी। तान्या जी मैं आखिरी बात क्योंकि मेरा समय 10:30 बजे का है कि ये तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। हमारे पास कोई अनुभवी नेता नहीं है जहां तक प्रशासन की सवाल है, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए पार्टी में संगठन शक्ति को दिखाते हुए एक लंबे समय तक पक्षपात विहीन एक अपना वो देना और ईमानदारी से चलना, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। और ऐसे एक नहीं 5-5 शासक नेता हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नहीं चलाना होता, सरकार चलानी होती है। मेरा ये कहना है कि एक्सपीरियंस देखिए, हाँ जी सरकार चलानी होती है। नरेंद्र मोदी जी भी आज से 16 साल पहले पहली बार गए थे जी, और उन्होंने इतना अच्छा प्रशासन चलाया। आज उन्हीं की तर्ज पे संघीय ढांचे को वो मजबूत करना चाहते हैं, फेडरल सिस्टम की मजबूती चाहते हैं। एक समन्वय से केंद्र और राज्य के समन्वय से एक अच्छी सरकार चलेगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी सरकार हरियाणा में चलाएं और मास लीडर बने और अगली बार उनके नाम पर लोग जरूर वोट दें। आरती जी धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुंबई का रुख करते हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, तो हरियाणा में तो साफ हो गया है कि कौन सीएम होगा, लेकिन क्या लगता है आपको किस तरह से लिया गया होगा ये फैसला? और मनोहर लाल खट्टर के बारे में आप हमें क्या कुछ बताएंगे? क्या वो क्षमता रखते हैं कि जल्द ही लोकप्रिय नेता वहां के बन जाएं, वहां की जो जनता है उसमें वो विश्वास पैदा करें कि उनके नाम पर अगली बार वोट मांगे जाएं? देखिए, बीजेपी में भी अभी तान्या वही हो रहा है जो इससे पहले कांग्रेस में हुआ करता था। आलोक जी, एनके सिंह साहब अभी साथ हैं,
एनके साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि जैसा पहले फरमान और एक चिट्ठी लेकर पर्यवेक्षक 10 जनपद से निकलते थे और जिस राज्य में पहुंचते थे जहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, विधायक दल के सामने वो नाम बता दिया जाता था, ठीक वैसा ही यहाँ तो गजब हो रहा है। यहाँ तो विधायक दल की बैठक भी नहीं हुई और नाम सामने आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी की कार्यशैली और खासकर नरेंद्र मोदी की कार्यशैली जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, ये बताती है कि यहाँ केवल चलेगी तो केवल एक की लोकतांत्रिक तरीके से जो होती है बात कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, यहाँ हर एक को बोलने का अधिकार है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, ये यहाँ पर दिखती नहीं। मनीष, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा गहरा सवाल है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस डेमोक्रेसी की ये प्रॉब्लम है कि अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं अपने परफॉर्मेंस का, अपने एक्सपेंशन का, तो आपको कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल होना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। हर चीज जब आप पूछने लगेंगे तो कहीं वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा और हो नहीं पाता है। लिहाजा इस समय बीजेपी की जरूरत थी नरेंद्र मोदी को लाना और सिंगल लीडर ये पूरा एक्सरसाइज करना जो हो रहा है, और जनता उसको पे भी कर रही है। बाई चांस अगर पे ना करती तो ये सारा स्ट्रक्चर टूट जाता। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिल रहे हैं और सिंगल मैन पार्टी ये हो गई है। ये बिल्कुल सही है और प्रजातंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। पर यही दिक्कत है कि अगर आप ये प्रजातांत्रिक प्रोसेस लेंगे और विधायक दल से अगर नेता चुनेंगे तो उसमें 20 आदमी आ जाएंगे और बदमजगी इतनी होगी, जो कि होता है, आप जानते हैं किस तरह से होता है। इसलिए कमांड सिस्टम हमेशा कांग्रेस में भी रहा है, बीजेपी में काफी हद तक अब ये आ गया है, और इतना ही नहीं आ गया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस से ये ज्यादा आ गया है कि इस समय पूरा कमांड सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो अमित शाह है, और अगर गवर्नमेंट हो तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये स्पीड लगाने के लिए ये बात लॉजिक सही है कि अगर आपको रफ्तार लानी है तो ये प्रोसेसेस थोड़ा सा छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन प्रजातंत्र के लिए ये नॉर्म नहीं है, ये नॉर्म्स नहीं होते किसी भी प्रजातांत्रिक पार्टी में। बिल्कुल। चलिए, दिल्ली में बीजेपी ऑफिस से राकेश सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, वहां पर क्या सुगबुगाहट है? खबर है कि मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है, कब औपचारिक ऐलान होगा? देखिए तानिया, जहां तक बात है कि जिस तरह से खट्टर एक अनुभवी संघ के नेता रहे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी के साथ काम करते रहे हैं, लेकिन अभी एक अहम बात बता दें कि महाराष्ट्र, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, अब से कुछ देर बाद वो रवाना होंगे। और सबसे खास बात यह कि सूत्रों की माने तो उन्होंने जाने से पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी से उनकी बातचीत हुई है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, और कुछ देर बाद यहां से रवाना होंगे। और वहां पर जो विधायक दल की बैठक है उसमें दोनों पर्यवेक्षक, चाहे बात करें राजनाथ सिंह की बात करें या जिस तरह से अगर जहां तक हरियाणा की बात है तो हरियाणा में वेंकैया नायडू वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन ये तय है कि महाराष्ट्र की जहां तक बात है तान्या, तो देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि राजनाथ सिंह जाने से पहले नितिन गडकरी से करीब 10 से 15 मिनट बातचीत हुई है, ये काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल। तो राकेश अहम जानकारी दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह की नितिन गडकरी से लंबी बातचीत हुई है। रवाना होने से पहले कुछ देर में रवाना होने वाले हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मुंबई के लिए। तो दोनों अगर राज्यों की बात की जाए, हरियाणा में अब लगभग साफ हो गया है कि मनोहर लाल खट्टर वहां पर सीएम होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना के साथ क्या गठबंधन होगा दोबारा? क्या जो शर्तें शिवसेना रख रही है वो मंजूर होंगी बीजेपी को? क्या दोनों साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? और अगर सरकार बनती है, सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम किसके खाते में जाएगा? वित्त मंत्रालय किसके खाते में जाएगा? कई अहम मंत्रालयों को लेकर भी चर्चा होगी। इस छोटे से ब्रेक रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि नितिन गडकरी से मिलने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जाएंगे और उनसे महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर चर्चा होनी है, ये इस वक्त खबर मिल रही है। यतेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? क्योंकि नितिन गडकरी कल ही कह चुके हैं कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। क्या उन्हें मनाने की कोशिश के तहत अमित शाह उनसे मिलेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी फैसला लेना है बिना नितिन गडकरी के सहमति के नहीं लेना, ये संघ की तरफ से भी निर्देश दिए जा चुके हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि अगर नितिन गडकरी के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है तो उस इच्छा का पहले पता लगाया जाए, क्योंकि कल पार्टी बोर्ड भी हुआ जिसमें इस बात पर चर्चा हुई। लेकिन
फैसला नहीं हुआ, तो अब बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह खुद नितिन गडकरी से मिलने उनके घर पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे आखिर वो चाहते हैं, और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। क्योंकि आज राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को मुंबई जाना था, लेकिन रात को तय हुआ कि जब तक गडकरी के पत्ते नहीं खुलते हैं तब तक विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई जाएगी, और अब तय हुआ है कि अमित शाह इस पूरे मामले को देखेंगे और नितिन गडकरी से बात करेंगे। यतेंद्र, यानी कि ये माना जाए कि बीजेपी चाहती है, जो हाईकमान है बीजेपी का वो चाहता है कि नितिन गडकरी सीएम पद के लिए हामी भर दे, क्योंकि अगर शिवसेना से गठबंधन होता है, रिश्ते में एक बार दरार पड़ चुकी है, ऐसे में इस गठबंधन को संभालने के लिए एक बड़ा चेहरा उन्हें चाहिए, एक जिम्मेदार चेहरा उन्हें चाहिए। क्या इसीलिए बार बार उन्हें मनाने की अब कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे हैं उससे साफ तौर पर कि बिना गठबंधन के सरकार बन नहीं सकती, तो ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले, और जरूरत पड़ने पर अगर कहीं गठबंधन सहयोगी जिसके साथ भी बीजेपी करती है जरूरत तो किसी दूसरे का भी साथ लिया जा सके। ऐसे में नितिन गडकरी एकमात्र चेहरा है जिसकी तमाम जो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल हैं उनके साथ काफी अच्छी बनती है, काफी अच्छी पैठ उनकी व्यक्तिगत तौर पर भी है। ऐसे में अगर तो स्वाभाविक उम्मीदवार जो गठबंधन सहयोगी माना जा रहा है कि शिवसेना के साथ बीजेपी जा सकती है, लेकिन वहीं एनसीपी ने भी बिना शर्त समर्थन की बात की, तो माना जा रहा है कि इसमें नितिन गडकरी की ही योजना है, नितिन गडकरी के इशारे पर ही एनसीपी ने ऐसा दाव खेला है जिससे शिवसेना को कोई भी बार्गेनिंग करने का मौका न मिल सके। तो बीजेपी चाहती है कि आगे भी इसी तरह की स्थिति बनी रहे और बिना किसी रुकावट के सरकार चलती रहे। यतेंद्र, आपके पास में वापस लौटूंगी, फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आलोक जी, यानी कि कुल मिलाकर एक अनुभवी चेहरा चाहती है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो सवाल मैंने यतेंद्र से पूछा कि शिवसेना के साथ अगर अब गठबंधन होता है, एक बार टूटने के बाद अगर अब गठबंधन होता है, हो सकता है कुछ टर्म्स डिक्टेट किए जाए, हो सकता है कुछ नखरे उठाने पड़े शिवसेना के, और ऐसे में एक अनुभवी चेहरा चाहिए। देखिए तानिया, वैसे बात ठीक है संवाददाता, और ये चूंकि डेवलपमेंट मिनट टू मिनट बदल सकता है, लेकिन जहां तक हम लोगों का कल तक जो लोगों से बात हुई है और जो माइंड यदि उनका मालूम हो, जो रणनीति के तहत देखा जाए, नितिन गडकरी और शिवसेना के संबंध बहुत खराब रहे हैं। और इसलिए ये बात आपके संवाददाता की ठीक है कि एनसीपी के साथ, यह कल भी आपकी रिपोर्ट दिखाई गई थी कि एनसीपी के साथ जो समर्थन एकदम मिला उसके पीछे गडकरी जी की भूमिका रही होगी। लेकिन अभी हमारी जानकारी के अनुसार, और मनीष भी वहां पर बैठे हैं, वो उसको और कन्फर्म कर लेंगे, तय ये हुआ है हाईकमांड में रात को भी कि पहले विधायक दल का नेता चुन लिया जाए, उसके बाद किसी से बात की जाए। तो एक बार यदि विधायक दल का नेता फडणवीस चुन लिए जाते हैं तब शिवसेना से बात हो सकती है। यदि पार्टी को ऐसा लगा कि नहीं, शिवसेना के साथ जो बंद कमरे में या पहले पता लगा करके कि उनकी मंशा क्या है, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांग रहे हैं तो उसमें कितना देना ठीक है नहीं है, या कितना उनकी बार्गेनिंग क्षमता रहेगी, ये शिवसेना को बताया जाएगा। हमने ये मुख्यमंत्री तय कर दिया, वो अपने हिसाब से विभाग का बंटवारा करेगा और आपके हितों की रक्षा की जाएगी। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। यदि शिवसेना नहीं मानती है तो सेकंड कार्ड की तरह ये हो सकता है कि एनसीपी का समर्थन बाहर से लेने की कोशिश हो, या उसका एक हमेशा उसकी एक तलवार रहे कि यदि शिवसेना हटती है तो एनसीपी बाहर से समर्थन देगी और केंद्र में वो कुछ अपना हिस्सा मांगेगी तो शिवसेना और कमजोर होगी। इसलिए मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह का भेजा जाना यह संकेत है कि शिवसेना को मनाने की कोशिश होगी, लेकिन पहले विधायक दल को नेता चुन लिया जाएगा। ठीक है, मनीष से पूछते हैं। मनीष, इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं आलोक जी की? नहीं, मैं बिल्कुल आलोक जी कह रहे हैं जो वो सही है, उसमें लगे तो एक बात और जोड़ना चाहूंगा। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये भी एक पर्याय के रूप में देखा जा रहा है कि हम पहले अपने विधायक दल का नेता चुन लें, नेता चुनने के बाद हम राज्यपाल से मिलें कि भाई हम सबसे बड़ा दल बन के उभरें और हम दे दें अपना सरकार दावा पेश करें कि हम सरकार बनाने वाले हैं। उसके बाद जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेजोरिटी की बात आएगी, बाहर से समर्थन लेना, अंदर से लेना, ये सारी चीजें भी बाद में हो सकती है। एक धड़ा ऐसा भी सोच रहा है, लेकिन जिस तरीके से आलोक जी ने कहा कि यतेंद्र जो कह रहे थे तान्या कि नितिन गडकरी गठबंधन को चलाने में, लेकिन नितिन गडकरी कभी नहीं चाहेंगे कि शिवसेना साथ आए। नितिन गडकरी अगर यहां का नेतृत्व करेंगे, मैं उस सूरत में कह रहा हूं कि अगर नितिन गडकरी मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, ये सबको समझना होगा कि ये नितिन गडकरी की ही सोच, नितिन गडकरी के ही विचार और नितिन गडकरी की ही रणनीति थी कि शिवसेना से अलग होकर लड़ना चाहिए। आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है एनके सिंह साहब आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। इसलिए ऐसी सूरत में नितिन गडकरी वो व्यक्ति हैं जो बाहर से चीजों को समेट लेंगे, बाहर से लोग ला लेंगे अगर वो यहां आ रहे हैं तो। लेकिन मेरी जानकारी है कि अभी तक उन्होंने मन नहीं बनाया है। मेरे से भी उनकी बात हुई है, उन्होंने कह दिया है कि मेरी अभी इच्छा नहीं है, मैं केंद्र में काम करना
चाहता हूं और केंद्र में खुश हूं। चलिए, ये चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी। महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनेगी, क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच में बात बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी, और अगर बन जाती है कौन सीएम होगा, नहीं बनती है तो क्या एनसीपी के साथ गठबंधन होगा, इन तमाम समीकरणों पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से